जय हिंद दोस्तों। मैं असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर दीपक शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वेट आर्मी में। दोस्तों, दिसंबर 2022 से लेकर 9 जनवरी 2023 के बीच में रिसेंटली अभी बीएसएफ ने 20 पोस्टों पे असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरियन की पोस्ट निकाली थी और अभी पिछले ही हफ्ते 20 मई 2023 को सशस्त्र सीमा बल ने भी 18 पोस्टों का रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट वेट का। दोस्तों, 2019 में मैंने भी एक ऐसा ही फॉर्म भरा था असिस्टेंट कमांडेंट वेट आईटीबीपी के लिए, और उस टाइम पे मेरे को कोई क्लू नहीं था कि ये पोस्ट क्या है, इसका तैयारी क्या करना है। मेरा कोई ऐसा कोई सीनियर नहीं था जिससे मैं पूछ के तैयारी को अपने डायरेक्शन दे सकूं। मैंने यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश की, मैंने गूगल किया, कोरा किया, बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई। तो जो ओनली गाइडेंस जो भी मेरे पास जो उस टाइम पे गाइडेंस थी वो थी जो भी रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला था उसके थ्रू। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंस और जो भी मैं जानता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में, उसके थ्रू मैं आपको कुछ एडवाइस दे करके, और होपफुली वो एडवाइस आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक शर्मा। मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई वेटनरी कॉलेज से की है 2013 से 2018 के बैच में। फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन गुरु अंगद देव वेटनरी एनिमल एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी गढ़वासू से 2018 से 2020 के बीच में वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स सब्जेक्ट में की है। और इस समय मैं आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे। तो क्रैक आईटीबीपी बीएसएफ एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट वेट। सबसे पहले पता करते हैं ये सीएपीएफ क्या होता है। सीएपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें कि टोटल 6 फोर्सेस आती हैं। आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स। तो ये 6 फोर्सेस हैं जो कि सीएपीएफ आर्म फोर्सेस के अंडर में आती हैं। इनका इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है देश के अंदर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की, दंगा फसाद, नक्सलिज्म, और साथ ही साथ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, मतलब जो भी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ जो भी हमारा बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करना। आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं और होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। वेटनरियंस इन सीएपीएफ। तो इस समय इन 6 फोर्सेस में से 3 फोर्सेस हैं जो कि आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ, जिसमें कि असिस्टेंट कमांडेंट वेट की परमानेंट पोस्ट है। जब मैं बोल रहा हूँ परमानेंट पोस्ट, मेरे कहने का मतलब है कि ये सीएपीएफ की सारी फोर्सेस में बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी पोस्टें निकलती हैं जो कि 1 और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती है, जिसका पे स्केल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से ही सेम ही होता है। सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 के बीच में होती है, बट वो आपके 2 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो आपको दोबारा से वो इंटरव्यू और सारे के सारे स्टेप्स दोबारा से आपको करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी बेसिकली जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है जॉब सिक्योरिटी का। ओके, बट परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट वेट में क्या होता है कि एक बार आपने ये सारे स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो सीधे आपका रिटायरमेंट 58 to 60 ईयर्स पे ही जाकर ही होगा, जैसा कि आरबीसी में नहीं होता है। जैसे आरबीसी में अपना वो शॉर्ट सर्विस कमीशन बोर्ड है, तो अपना एक बार आप उसमें गए, अब जाते हो तो 5 से 8 साल के बाद आपको वो सर्विस छोड़नी पड़ती है अगर से आपका परमानेंट कमीशन में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, जो कि 70 to 80% ऑफिसर्स का नहीं हो पाता है। ओके, तो इसमें जिन लोगों को पता नहीं है कि असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक क्या होती है, जस्ट सो दैट मतलब आपको उसका थोड़ा एक मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं है, बस एक आइडिया देने के लिए कि असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक क्या होती है। असिस्टेंट कमांडेंट अपनी स्टेट पुलिस फोर्सेस में जो रैंक होती है डीएसपी, उसकी इक्वलेंट होती है, और इंडियन आर्मी में
एक कैप्टन के बराबर होती है। बेसिकली आपके कंधों पे 3 स्टार आते हैं। ओके, जो कि अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। आप या वेटनरियंस आर इंडक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट। आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इंडक्ट होते हो उसमें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उस फोर्स की जो लाइव स्टॉक है, जो उस फोर्स का जो इक्वाइन का स्क्वाड है, जो उनके पास इक्वाइन की जो स्ट्रेंथ है, इक्वाइन बोले तो अपने जितने भी घोड़े हैं, म्यूल्स हैं, पोनीज हैं, राइडिंग हॉर्सेस हैं, उनकी और अपने डॉग स्क्वाड की केयर करना, उनको मेंटेन करना। अगर से ब्रीडिंग का पॉलिसी है तो ब्रीडिंग करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ओके, पर्क्स। तो इस फोर्स में आने के, सीएपीएफ में एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने के क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं, लाभ हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन इन नटशेल मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये एक ग्रेड ए जॉब है, ग्रेड 1 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अपने आप में एक जॉब सिक्योरिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बार आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया तो आपको 60 साल से पहले रिटायरमेंट मतलब आप नहीं निकल सकते हैं, अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हो। पे स्केल जो है इसका लेवल 10 है, जो कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद इंडिया में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कि एक हाईएस्ट पे स्केल है ये। इवन अपने जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, कोई सा भी यूपीएससी एग्ज़ाम जब आप क्लियर करते हो, आप जो आईएएस आईपीएस इन सब का भी पे स्केल लेवल 10 का ही होता है। तो इंडिया में इससे ज़्यादा पे स्केल नहीं होता है। जब मैं बोल रहा हूँ पे स्केल 56,100, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में सैलरी 56,100 है। ये आपका बेसिक पे है। इसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस और भी होते हैं जो लगते हैं, जैसे डीए लगता है, टीए लगता है, एनपी लगता है, जिसको मिला करके आपकी सैलरी अच्छी खासी ठीक ठाक हो जाती है। ओके। तीसरा जो फ़ायदा है कि आप सीधे गेज़ेटेड ऑफिसर बनते हो। गेज़ेटेड ऑफिसर मतलब कि हर साल भारत अ, भारत सरकार एक गैजेट अपना निकालती है। अब जो वो गैजेट एक किताब है, उस गैजेट में आपका नाम होगा। ठीक है। दिल्ली में एक किताब रखी है जिसके ऊपर, जिसका नाम है इंडियन गैजेट। उस इंडियन गैजेट के अंदर आपका नाम है। तो अगेन फिर से वही बात की, अपने आप में ये खुद के ऊपर एक बहुत ही प्राउड करने वाली बात है कि आप इस पोस्ट पे हैं। देन पर्क्स ऑफ फोर्सेस, फिर से वही कि सी ए पी एफ में आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं, आप एक ग्रेड ऑफिसर हैं। इसके अलावा अपनी फोर्सेस के ऑफिसर होने के अपने ही चंद एक फ़ायदे होते हैं, जिसके ऊपर मैं, आप चाहोगे अगर से आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आती है एज। तो जब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तब आपकी एज 23 से ज़्यादा होनी चाहिए और 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का एक प्रावधान है, जो कि अब 5 साल तक मिलता है। 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है, जो कि SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों को मिल सकता है। 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी आप एज रिलैक्सेशन के बारे में नोटिफिकेशन में जा कर के आराम से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर से कोई और डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन बेसिक, जो अपनी बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेज, तो BVSC। जो थर्ड पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, VCI रजिस्ट्रेशन। तो हम जैसे अपने स्टेट वेटनरी काउंसिल में अगर से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ये उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। इनके लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन है जिसको ये एक्नॉलेज करते हैं, वो है VCI रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका होता है दिल्ली में जाके। ठीक है। आप जब अगर से आपके पास VCI रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन स्टेज में ही आउट कर दिया जाएगा। तो अच्छा होगा कि BVSC ख़त्म होने के साथ ही आप अपना VCI रजिस्ट्रेशन करवा लें। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम। तो सारे के सारे जितने भी CAPF की जितनी भी फोर्सेस हैं, तो अभी तो फ़िलहाल हम 3 ही फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ITBP SSB और BSF, क्योंकि इन्हीं में अभी मोस्टली परमानेंट पोस्ट का प्रावधान है अभी है। तो इन तीनों का ही एग्ज़ाम पैटर्न मोर और लेस सेम रहता है।
जिसमें मोस्टली 5 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से? डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। ओके। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चेक करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली वो आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट, पासिंग सर्टिफिकेट और वीसीआई रजिस्ट्रेशन। और अगर से किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई भी एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी वगैरह है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक करते हैं। बट मोर मेनली आपके 10th 12th, बैचलर्स और अपना वीसीआई रजिस्ट्रेशन, ये चार हैं। अगर से आपके पास ये चार सर्टिफिकेट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। देन आता है फिजिकल एग्ज़ाम। फिजिकल एग्ज़ाम जो है वो दो भाग में डिवाइड होता है, पीईटी और पीएसटी। पीईटी क्या होता है? फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट। और पीएसटी क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट में बेसिकली चार सब स्टेजेस होते हैं। पहला होता है 100 मीटर स्प्रिंट, जो कि मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड के अंदर और फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड के अंदर फिनिश करना होता है। जो कि मुझे नहीं लगता एक जो भी एक नॉर्मल एक्टिविटी वाला बंदा होता है, मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी वाला जो कैंडिडेट है वो इसको आराम से क्लियर कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है 800 मीटर रेस, जो कि एक स्टेज है जिसमें ज़्यादातर लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। इस वाली स्टेज में थोड़े बहुत कैंडिडेट फिल्टर आउट भी हो जाते हैं। लेकिन आप अगर से जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर से उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस स्टेज को भी क्रॉस कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपने वज़न को कंट्रोल में रखना है। दूसरा, अगर से आपको भागने की प्रैक्टिस नहीं है तो आपका जब भी पीईटी पीएसटी का फिजिकल एग्ज़ाम का टेस्ट का डेट आ जाता है, उससे 20 से 25 दिन पहले आपको डेली सुबह, अगर से पॉसिबल है तो सुबह शाम दोनों टाइम पे 1-1 किलोमीटर आपको डेली दौड़ना है और अपने आप को टाइम करना है। ठीक है। कोशिश करनी है कि आप अपना टाइम दिन पे दिन कम करते जाएं। एक महीना, 20-25 दिन काफ़ी होते हैं। आप डेली ये प्रैक्टिस को करेंगे और आप देखेंगे कि जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप 3 मिनट 45 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही उस रेस को फिनिश कर देंगे। सेम चीज़ फीमेल कैंडिडेट्स पे भी, उनको टाइम दिया गया है 4 मिनट 45 सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप भी अगर से इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। फिर आता है लॉन्ग जंप, जो कि सेकंड फिल्टर आउट स्टेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल एग्ज़ाम में फेल होते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.5 मीटर्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर्स। जैसा कि मैंने ऊपर 800 मीटर रेस में बोला, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 20 से 25 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस चालू कर देनी है। आप रनिंग करके आइए, रनिंग करके आ करके आप जो है जंप जंप करने की कोशिश करिए। पहले दिन आप सिर्फ 5 फीट से कूदिए, फिर 6 फीट पे कूदिए, फिर 7 फीट पे कूदिए। धीरे 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 आप देखेंगे अगर से आपने 20-25 दिन आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप ये वाला भी आराम से क्रॉस कर लेंगे। फिर आता है शॉर्ट पुट। 7.26 किलो की एक बॉल होती है, उसको आपको 10 से 12 फुट फेंकना होता है, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट जो है मेल कैंडिडेट्स की अपनी 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। वेट आपका आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, तो एज़ पर बीएमआई वो आप गूगल पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी चेस्ट आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए ऑब्वियसली 81 सेंटीमीटर, और जब आप सांस फुलाएंगे तो फिर आपकी 5 सेंटीमीटर फूल जानी चाहिए, लगभग 86। ठीक है, 81 86 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर से आपको इसकी और डिटेल चाहिए, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप उस पर जा करके चेक कर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। इसको लेके ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो परेशान रहते हैं कि क्वेश्चन क्या आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एसओपी नहीं है कि इन एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से ही चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव थ्योरी भी हो सकते हैं, सिर्फ थ्योरी भी हो सकते हैं। ठीक है। बट सबकी सहूलियत के लिए मोस्टली एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स में ही होते हैं। बट जिस टाइम पे मैंने दिया था, मैं आईटीबीपी के लिए दिया था, उस टाइम पे मेरे 50% मार्क्स, मतलब 50 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज थे और 50 नंबर का थियोरी का पेपर भी था। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका कोई स्टैंडर्ड सेट पैटर्न नहीं है। पेपर 100 नंबर का भी हो सकता है, 200 नंबर का भी हो सकता है, 300 नंबर का भी हो सकता है, 50 नंबर का भी हो सकता है। ये उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर है, वो कैसा पेपर सेट करना चाहता है।
इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि कितने नंबर का है, इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं एकदम बेसिक बीबीएससी एंड एएच लेवल के। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बीबीएससी एंड एएच लेवल का मतलब है कि उसमें नेट लेवल का कुछ, पीजी के लेवल का कुछ नहीं। जैसे नेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है वैसा कुछ नहीं। जैसे ना आपने पीजी की प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन टेस्ट AIEE के जो आप टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए दिए हैं, आपने देखे होंगे रैपिडेक्स में, अपने नानू स्कैन में, और जो वेट स्कैन में। तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मोर और लेस वेट स्कैन वाला लेवल होता है, रैपिडेक्स और नानू स्कैन वाला नहीं होता है। ओके, मोर और लेस मोटे मोटे अगर से इस सीधी भाषा में बोलूँ तो ये होता है क्वेश्चन का जो लेवल है। आपको बस एक बेसिक बेसिक आइडिया आपको हर चीज़ का होना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं होना चाहिए। हम एक इसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ कि फोर्सेस में जो ज़्यादातर जो पहले के ऑफिसर्स हैं वो पुराने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पहले पीजी नहीं कर रखी है, और उनको फोर्स में रहते हुए भी 15 से 20 साल हो गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली आप उनसे ज़्यादा अपडेटेड हैं इस टाइम पे नई नई चीज़ों को लेकर के। तो जो पेपर का जो पेपर लेवल होता है वो बेसिकली अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उन्हीं में से निकल के आता है, और वो भी बहुत जनरलाइज्ड होगी। हम लोगों ने अपने 5 साल में इतने सारे जो यूनिट टेस्ट दे रखे हैं, जो अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं, अपने जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आप इतनी बार दे चुके हो कि आपको वो सब चीज़ें एकदम जहन में रटी हुई रहती हैं। ओके, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, बट मेनली जो होती हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, वो होते हैं गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, बेसिकली तीनों के तीनों क्लिनिकल सब्जेक्ट। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में आपका LPM और न्यूट्री, ओके, न्यूट्रिशन एंड LPM। एंड आपका पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में माइक्रो, फार्मेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। मेजर फोकस ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, बिकॉज पैथोलॉजी आपका मेडिसिन में मोर और लेस कवर हो जाता है। ठीक है, मोर फोकस ऑन क्लिनिकल सब्जेक्ट। जब आपने एक बार अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया और रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, तो आपके अपनी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे जा कर के आपकी पर्सनल आईडी जो होगी उस पर आपके नंबर दिखा दिए जाएंगे, और आपको इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। इंटरव्यू कहाँ पे होता है? इंटरव्यू होता है दिल्ली में, यूपीएससी का जो CAPF का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे। यस, आपने सही सुना, वो CAPF का जो हेड क्वार्टर है दिल्ली में, वहीं पे इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक पैनल होता है, पैनल में लगभग 9 से 10 लोग होते हैं। 9 से 10 लोगों के में जो है कम से कम जो है 5 से 6 लोग जो हैं वो अपने जनरल ऑफिसर्स होते हैं, और 2 से 3 जो हैं वो अपने वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। तो उसमें जो है आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि जब 10 में से 6 से 7 बंदे अगर से अपने जनरल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो कि DG रैंक से लेकर के अपने कमांडेंट रैंक तक हो सकते हैं। ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कौन सी रैंक के हैं, कौन कौन सी फोर्स के हैं। आप ये भी नहीं बता सकते कि वो उसी फोर्स के हैं कि दूसरी फोर्स के हैं। पॉसिबल है कि उस फोर्स के भी हो सकते हैं, दूसरी फोर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, बट मेजरली 50% जो मेंबर्स होंगे वो उस फोर्स के ही होंगे जिस फोर्स में आप अप्लाई किया हुआ है। बाकी दूसरे भी हो सकते हैं। ओके, तो रैंक से मतलब नहीं है हमको, मतलब है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो बेसिकली काफ़ी हद तक आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो नहीं तैयार किया हुआ है आपसे सब कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो रेंज बहुत बड़ी है उसकी। सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड से चालू होता है कि आपका नाम क्या है। कभी कभी पूछ लेते हैं आपके नाम का मतलब क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर से जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे स्पेशल क्या है, जहाँ आपने जहाँ से ग्रेजुएशन करी है वहाँ पे स्पेशल क्या है। तो मोर और लेस आपको अपनी सराउंडिंग का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। दूसरा, अगर से आपका जो भी आपका घर है, जहाँ पे कॉलेज, अगर से वो डिस्ट्रिक्ट, वो एरिया, वो स्टेट अगर से बाय एनी चांस अगर से वो करंट अफेयर्स में रह चुकी है, तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाती है। तीसरा है फिर वेटनरी रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि अपने जो 2-3 वेटनरी पैनल के जो लोग बैठे हैं वो आपसे वेटनरी के से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। वेटनरी से रिलेटेड सवाल में वो क्या क्या पूछ सकते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस का जो ओरिएंटेशन होता है वो थोड़ा सा क्लिनिकल साइड में होता है। फॉर एन एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि
एक आपके पास डॉग का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपको पता चल रहा है कि उसकी गर्दन पे एक क्रेपिटेटिंग साउंड ऐसा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है उसको डायग्नोसिस क्या होगा? तो ऑब्वियसली उसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा है। तो आपका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, डोज रेट्स, ठीक है, सूचर्स एंड अपने एनेस्थीसिया के जो डोज रेट्स हैं वो सब चीज़ें। तो मोर और लेस आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपका उनका जो वेटनरी में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो मोस्टली क्लिनिकल की तरफ थोड़ा ओरिएंटेड होता है। बाकी फिर जो है रूम के अंदर आप 10 लोगों के बीच में आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा माहौल थोड़ा सा टेंस हो जाता है, आप स्टार्टिंग में खुलते नहीं हैं। तो उस माहौल को, टेंशन को थोड़ा सा डाउन करने के लिए वो थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड के, थोड़ा हॉबीज से रिलेटेड, थोड़ा आपके घर वालों से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। जब आपने एक बार फिज़िकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर लिया, आपकी पर्सनल आईडी पे, रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे आपका रोल नंबर आ जाएगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल मेडिकल टेस्ट। एक बार आपका मेडिकल टेस्ट में अगर से रोल नंबर आ गया है तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल टेस्ट भी इस रिक्रूटमेंट का एक पार्ट है। जितनी रिक्रूटमेंट की पोस्ट होती हैं हमेशा मेडिकल के लिए उससे ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, तब तक आपकी रैंक डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है। तो मेडिकल में वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं। मेडिकल बेसिकली आपका 2 से 3 दिन चलता है। पहले दिन वो आपसे बहुत सारे फॉर्म भरवाते हैं, बहुत सारे, 2 3 4 घंटे सिर्फ आप फॉर्म ही भरते हो, 30 30 40 40 पेज के, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और दूसरा क्या करते हैं, वो आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, यूरिन सैंपल ले लेते हैं, ब्लड पैरामीटर्स और यूरिन एनालिसिस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि आपका एक मेडिकल बोर्ड होता है। तो मेडिकल बोर्ड में एक सर्जन होता है। वो सर्जन जो है आपके बेसिकली जितने भी फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, अगर से कोई फिज़िकल अनफिटनेस अपने आर्म्ड फोर्सेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर से आपको कोई अनफिटनेस तो नहीं है, जैसे कि नॉकनी बहुत कॉमन है, एंगल्ड एल्बो बहुत कॉमन है, क्रिप्टोर्किडिज्म भी एक बहुत कॉमन रीज़न है कि जो कि परमानेंट अनफिटनेस का कारण होता है। तो ये अगर से इन तीनों में से कुछ भी है तो आपको परमानेंटली अनफिट कर देते हैं। बॉडी वेट हो गया या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि टाइम दे करके ठीक हो सकते हैं तो वो दे देते हैं। आप दोबारा से आफ्टर 30 डेज़, और जितना भी उसमें नोटिफिकेशन में टाइम दिया होता है, 30 डेज़ के अंदर, 40 डेज़ के अंदर आप रिक्लेम कर सकते हैं और अपना दोबारा से मेडिकल करा सकते हैं अपने ही खर्चे पे। बाकी आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। 6/6 आपकी चश्मे के साथ, चश्मे के बिना कैसे भी हो सकती है। तो आप डरिए मत अगर साहब को चश्मा लगा हुआ है, मुझे भी चश्मा लगा हुआ था जब मैंने अपना मेडिकल दिया था। आपका चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपको 6/6 का दिखना चाहिए, ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी पावर कितनी थी, कितनी है। अगर से 2 की पावर है तब भी चलेगा, बस चश्मा चश्मा लगा के आपको बराबर 6/6 दिखना चाहिए, ओके। बाकी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस में आप जा कर के अपना खुद से भी चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे डालिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो उसमें एक सेट ऑफ पेबल्स होते हैं, वो ऐसा एक पैटर्न सा बना होगा कि ग्रीन के बीच में ऑरेंज, ऑरेंज के बीच में ग्रीन, ब्लू, कुछ ऐसा। अगर से आपको वो दिख पा रहे हैं नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, तो आप समझ लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। बाकी अगर से आपको और डिटेल्स चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नीचे वेबसाइट भी डाल दूँगा। अगर से आपको कुछ भी कैसा भी डाउट होता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूँगा उसके बारे में। और अगर से होता है तो आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर से आपको किसी भी और टॉपिक पे, फोर्सेस से रिलेटेड, वेटनेरियन का स्कोप और अपने कहाँ पे कैसे, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कितनी सैलरी, कम, किसी भी टॉपिक पर अगर से आपको कोई वीडियो चाहिए, कैसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। जय हिंद।